हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉन मिल्टन की। जॉन मिल्टन टीजीटी और पीजीटी में दोनों में ही आते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट राइटर माने जाते हैं। बेसिकली जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 को ब्रेड स्ट्रीट लंदन में हुआ था और इनकी डेथ 8 नवंबर थर्सडे को 1674 में हुई थी। और दोस्तों, इनकी जो डेथ है वो गोल्ट, जो कि एक गठिया की बीमारी होती है, तो गठिया की बीमारी की वजह से इनकी डेथ हुई थी और आखिर इनको सेंट गाइल्स क्रिपल गेट में बरी कर दिया गया था, दफना दिया गया था। अगर इनके फादर की बात करें तो इनके फादर का नाम भी जॉन मिल्टन ही है, जो कि एक बहुत ही अमीर इंसान थे लंदन के। और इनकी मदर का नाम सारा जेफरी है। सारा जेफरी एक सोशल ग्रेस यानी जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, इस तरह की महिला हैं और बहुत ही पढ़ी लिखी इनकी मदर थी। जॉन मिल्टन के बारे में अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो जॉन मिल्टन का जो फेस है वो बहुत ही एक ओवल फेस आप उसको कह सकते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं और उनकी आंखें ग्रे आईज थी और फेयर कॉम्प्लेक्शन, बिल्कुल साफ सुथरा उनका कलर था। और यहाँ तक कि जो उनके बाल थे वो ब्राउन और बहुत ही सिल्की से उनके बाल थे। इसी वजह से जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर उनको लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है। तो जॉन मिल्टन के बारे में ये चीज़ मशहूर है कि उनको लेडी ऑफ क्राइस्ट कहते हैं। जॉन मिल्टन बेसिकली काफ़ी शर्मीले जो है व्यवहार के थे और पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा ज़हीन थे अपने बचपन से ही, क्योंकि अपने फादर से और अपनी मदर से इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए मिली थी। और काफ़ी फेयर थे, काफ़ी खूबसूरत थे, पैसों की कमी नहीं थी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी जॉन मिल्टन के पास। कहते हैं कि जॉन मिल्टन ने, जो कि प्यूरिटन्स हम जानते हैं कि उनको जॉन मिल्टन जो है वो फॉलो क्या करते थे। और जॉन मिल्टन ने 1632 में अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया था, क्योंकि 1632 में उन्होंने एमए कंप्लीट कर लिया था। 1629 में जॉन मिल्टन ने बीए किया था और 3 साल बाद यानी 32 में इन्होंने अपनी एमए की डिग्री ली थी। और उसके 2 साल बाद यानी 1634 में उन्होंने द मैस्क ऑफ कामू, ये आप देख सकते हैं इटालियन नेम है, इन्होंने 1634 में इसको लिखा था। और फिर इसको लुडलो कैसल में परफॉर्म किया गया ब्रिज वाटर और उनके दोस्तों के सामने। 1637 में, जो कि काफ़ी फेमस वर्क है इनका लिसिडस, 1637 में इसको लिखा गया, जो कि एक मोनोडी है। क्योंकि जो जब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक एडवर्ड किंग, ये नाम आपको याद रखना है, एडवर्ड किंग इनके काफ़ी करीबी फ्रेंड हुआ करते थे। तो उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी डेथ पर, उनकी मौत पर 1637 में इन्होंने लिसिडस को लिखा था। एडवर्ड किंग की डेथ जब वो आयरिश सी में नहा रहे थे या उसको पार कर रहे थे, तो उसमें उनकी डूबकर मौत हो जाती है। और लिसिडस के बारे में भी फैक्ट आपको याद रखना है कि ये इनकी लास्ट हॉर्टन पोयम है। क्योंकि हम जानते हैं कि जॉन मिल्टन का जो एक लाइफ है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है उनकी लाइफ का, जो कि राइटिंग के लिए जाना जाता है, उसको कहते हैं हॉर्टन पीरियड, है ना, जो कि लगभग 1632 से 1637 तक है। क्योंकि 1637 में इन्होंने लिसिडस को लिखा था, तो यहाँ तक इनका हॉर्टन पीरियड कहलाता है। और उसके बाद में 1640 से 1640 से 1660 का समय इनका सेकंड पीरियड माना जाता है, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। और उसके बाद में 1660 से इनकी डेथ तक, है ना, 1674 तक जो लगभग इनका टाइम है वो माना जाता है, जिसमें इन्होंने काफ़ी पम्फलेट्स लिखी हुई हैं। तो ये इनके आपको याद रखना है। बेसिकली मुझे ऐसे तो याद नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जॉन मिल्टन की लाइफ को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला 1632 से 1637, दूसरा 1640 से 1660 और जो थर्ड है वो 1660 से 1674 तक है। और फर्स्ट पीरियड को कहते हैं हॉर्टन पीरियड। और ये जो लिसिडस है, जो कि 1637 में लिखी गई थी, तो ये इनका लास्ट पोयम मानी जाती है हॉर्टन पीरियड की।
कहते हैं कि जॉन मिल्टन की किंग एडवर्ड के अलावा इनकी दूसरे लोगों से भी दोस्ती थी, जैसे कि एक डच स्कॉलर हैं ग्रोटियस, इनसे काफ़ी इनकी गहरी दोस्ती थी। और इसके अलावा गैलीलियो, ये भी इनके ख़ास दोस्त रहे हैं। तो इन दोनों की दोस्ती ने जॉन मिल्टन को काफ़ी कुछ सिखाया है। तो दो दोस्त आपको ये भी याद रखने हैं, ग्रोटियस जो कि डच के हैं और दूसरा गैलीलियो। 1639 से 1642 में उन्होंने 4 ड्राफ्ट्स बनाए थे, जो कि जिनको वो एडम अनपैराडाइज्ड बोलते हैं। तो 4 ड्राफ्ट पर वो काम कर रहे थे 1639 से 1642 के बीच में। 1643 में उन्होंने मैरी पोवेल से शादी की। याद रखना, जॉन मिल्टन ने अपनी लाइफ में 3 शादियाँ की हैं। तो पहली शादी इन्होंने 1643 में मैरी पोवेल से की, जो कि काफ़ी खूबसूरत थी, काफ़ी शर्मीली टाइप लड़की थी। और इनके फादर जो कि एक रॉयलिस्ट थे, रिचर्ड पोवेल, ये उनकी बेटी थी। 1644 में जॉन मिल्टन ने एरोपेजिटिका लिखी, जो कि पार्लियामेंट फॉर फ्रीडम ऑन प्रेस के लिए जानी जाती है। तो आपको एरोपेजिटिका नाम याद रखना है, क्योंकि सबसे पहले जो प्रेस की आज़ादी की बात की है, जो कि मीडिया होती है, तो प्रेस की आज़ादी की बात, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात एरोपेजिटिका में कही गई है 1644 में। 1649 में जॉन मिल्टन को फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया गया था कॉमनवेल्थ की तरफ से, है ना, क्योंकि आपको पता है कि 1649 में कॉमनवेल्थ पीरियड शुरू हो जाता है 1649 से 1660 तक। तो 1649 में इनको फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया था। 1650 में जॉन मिल्टन ने अपनी एक आंख की रोशनी खो दी थी, और डॉक्टरों के बार बार सलाह दिए जाने के बावजूद, डॉक्टरों के मना करने के बावजूद भी जॉन मिल्टन ने अपना काम कंटिन्यू रखा। और यहाँ तक कि जब वो द डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल लिख रहे थे, तो उनकी आंखों जो रोशनी थी वो दोनों की ख़त्म हो गई थी 1652 तक। 1650 में एक की ख़त्म हो गई थी, लेकिन कंटिन्यू काम करने की वजह से, और जब वो द डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल लिख रहे थे 1652 में, इसको पूरा भी नहीं किया था इन्होंने द डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल को, कि उनकी दोनों आंखों की रोशनी ख़त्म हो गई थी। 1649 में उन्होंने, जो किंग चार्ल्स फर्स्ट, आप जानते हैं कि उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, तो उनके एग्जीक्यूशन को इन्होंने सपोर्ट किया है और उसको सही कहा है। और यहाँ तक कि उन्होंने एक वर्क लिखा, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, ठीक है। तो क्योंकि उनके तो भाई प्यूरिटन जो है वो चार्ल्स फर्स्ट के तो खिलाफ थे ही, तो इन्होंने भी उनकी जो डेथ को सपोर्ट किया है, सही कहा है। दोस्तों, ये जो वर्क है जो हमने अभी बात किया, द डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल, ये एक वजह थी कि उन्होंने इसको क्यों लिखा था। हुआ ऐसे था कि एक वर्क था डिफेंसो रेजिया प्रो कार्लो फर्स्ट, जिसको प्यूरिटन के ऊपर अटैक करने के लिए लिखा गया था। और इसको सैलमेसियस ने लिखा था, जो कि एक लैटिन पीपल हैं, उन्होंने इसको लैटिन में लिखा था। और ये एक प्रोफेसर थे लैडन में, जो सैलमेसियस है, ये एक लैटिन जो है कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो उन्होंने इस वर्क को लिखा था डिफेंसियो रेजिया प्रो कार्लो फर्स्ट, है ना, इस तरह से। और जॉन मिल्टन इसी का आंसर लिख रहे थे, द डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल, है ना, जो कि पूरा भी नहीं हो पाया था, किसी के बीच में इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। दोस्तों, पैराडाइज लॉस्ट का जो उसमें जो एक सीन है कि वहाँ पर जो ईव है, जो हव्वा है, वो एडम के पास रोती हुई आती हैं। तो कहते हैं कि ये उनकी अपनी ही लाइफ का एक सीन था, जो कि उनके साथ में घटित हुआ था 1652 में, जब वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे। तो उनकी वाइफ, जिससे उन्होंने शादी की थी 1643 में, उसी साल उनकी भी डेथ हो जाती है 5 मई 1652 को। और ये पूरी तरह से अंधे कब हुए थे? फरवरी 1652 में, और उनकी डेथ हो जाती है 5 मई 1652 को। यहाँ पर मैरी पोवेल के साथ में इनके 3 बच्चों का जन्म हुआ है। तो आप देखें, एन मैरी डेबोरा, और सिर्फ एक जो मेल चाइल्ड था जिसका नाम इन्होंने जॉन रखा था, 1651 में ही उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद 1656 में, यानी 52 में पहली वाइफ की डेथ होती है, तो 1656 में ये दूसरी शादी करते हैं कैथरीन वुडकॉक से। और
कैथरीन भी और उनका बच्चा 1658 में ही इनकी डेथ हो जाती है, यानी 2 साल ही शादी चलती है इनकी, सेकंड वाली 2 साल चली, तो 1658 में सेकंड वाइफ की भी डेथ हो जाती है। और फिर ये थर्ड टाइम जो शादी करते हैं 1663 में, और अब की बार ये शादी करते हैं एलिजाबेथ मिशेल से, जो कि इनसे लगभग 30 साल छोटी थी। तो आपको ये भी याद रखने हैं इनकी तीनों वाइफ के नाम। पहली का क्या था? मैरी पॉवेल, 1652 में उनकी डेथ हो जाती है। दूसरी का नाम क्या है? दूसरी का नाम है कैथरीन, जो कि 1658 में इनकी डेथ हो जाती है। और थर्ड वाइफ का नाम है एलिजाबेथ, ठीक है, और ये इनके साथ हमेशा रही। फिर पैराडाइज लोस्ट जो वर्क है, जो कि काफ़ी फेमस है, जॉन मिल्टन ने इसको लिखने का नहीं सोचा था, बल्कि शुरू में उनको ख्याल आया था कि वो किंग आर्थर के बारे में लिखेंगे। पहले उन्होंने किंग आर्थर के बारे में लिखने का जो है मन बनाया था, लेकिन बाद में पैराडाइज लोस्ट उन्होंने लिखी है। और पैराडाइज लोस्ट जो कि 1665 में पूरी हो गई थी, लगभग 7 साल के बाद में, क्योंकि 1658 में उन्होंने पैराडाइज लोस्ट को लिखना शुरू किया था। 1658 में शुरू किया, 1665 में कंप्लीट हो गई थी, और 1667 में इसको उन्होंने पब्लिश कराया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पैराडाइज लोस्ट के लिए 1658 में शुरू किया था लिखना, 1665 में यानी 7 साल बाद कंप्लीट होती है, और उसके भी 2 साल बाद 1667 में इसको पब्लिश करा देते हैं। शुरुआत में पैराडाइज लोस्ट को 10 किताबों में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसको 12 बुक्स में जो है डिवाइड कर दिया गया, और ये कहा गया है कि इसकी जो 7वीं बुक थी और जो 10वीं बुक थी, उन दोनों को 2-2 बुक में डिवाइड कर दिया गया था, है ना, 7वीं को और 10वीं को। पैराडाइज लोस्ट का जो कॉपीराइट था वो सैमुअल सिमोन को बेच दिया गया था केवल 5 पाउंड्स में, यानी 5 पाउंड्स में उसको बेच दिया गया था। और उनका जो थर्ड एडिशन था, जो कि 1678 में आया, और फिर इसके बाद में जो जॉन मिल्टन की जो विडो वाइफ थी, क्योंकि 1674 में तो उनकी डेथ हो गई थी, तो हुआ क्या था कि इनकी जो विडो वाइफ थी, जो कि लास्ट है एलिजाबेथ, तो उन्होंने जो सारे राइट थे वो सिमोन को बेच दिए थे 8 पाउंड्स में, है ना। तो कहते हैं कि केवल 28 यानी 28 पाउंड में इस वर्क को पूरी तरह से बेच दिया गया था। ठीक है, 28 पाउंड में। आगे देखिए, कहते हैं कि पैराडाइज लोस्ट पूरी करने के बाद में 1671 में जॉन मिल्टन ने पैराडाइज रिगेन्ड जो है वर्क को लिखा था, और इसको उन्होंने 4 बुक्स में लिखा था। ठीक है, आपको ये वर्क के जो कितने बुक्स हैं वो भी याद रखने हैं। पैराडाइज लोस्ट को इन्होंने 10 किताबों में लिखा था, और पैराडाइज रिगेन्ड को 4 किताबों में लिखा था। 1671 में ही जबकि पैराडाइज रिगेन्ड लिखी गई थी, उसी समय उन्होंने सैमसन एगोनिस्ट्स लिखा था, जो कि एक ग्रीक मॉडल के ऊपर बेस है। ठीक है, और फिर जॉन मिल्टन ने जो उनकी विरासत थी, जो कि उनकी स्टेट थी, उनकी संपत्ति थी, वो अपनी थर्ड वाइफ एलिजाबेथ मिशेल के नाम पर कर दी थी। लेकिन यहाँ पर उनकी जो 3 डॉटर्स थी, जो कि उनकी पहली वाइफ से थी, क्या क्या नाम थे उनके? एन, मैरी, डेबोरा, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ठीक है, तो ये जॉन मिल्टन की जो है बायोग्राफी है। इसके बाद हम इनके वर्क्स को डिस्कस कर लेंगे सेकंड वीडियो में। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।